नमस्कार साथियों, स्वागत है ऐसे पर तक इस एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। साथियों, भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यायिक प्रक्रिया की सक्रियता से डर गए हैं। न्यायपालिका द्वारा संविधान सम्मत फैसलों से डर गए हैं। आखिरकार सत्ता और न्यायपालिका, देश की शासन व्यवस्था और न्याय व्यवस्था, इन दोनों के बीच ऐसी दूरियां क्यों बन रही है इस दौर में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के 600 वकीलों की चिट्ठी को ट्वीट करना पड़ गया और ट्वीट करते हुए उसमें कोट भी करना पड़ रहा है कि कांग्रेस के 5 दशक यानी आप से 50 साल पहले की पापों की याद दिलानी पड़ रही है। सबसे बड़ी बात इस दौर में कि देश की न्यायपालिका पर सवाल उठाने वाले वकील कौन है? क्या प्रधानमंत्री के इशारे पे सब कुछ किया जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यायपालिका को कंट्रोल में करने के लिए न्यायपालिका को चेतावनी देने की नीयत से कहीं 600 वकीलों से चिट्ठी तो कहीं नहीं लिखवाई है? क्या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर ना आ जाए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बाद का मामला इतना आगे ना बढ़ जाए जिसको सरकार की बदनामी हो जाए, चुनावी साल में सरकार के काला कच्चा चिट्ठा खुलने लगे, इससे मोदी डर गए हैं। आखिरकार वो कौन सी परिस्थितियां हैं देश के भीतर कि आज सबसे पहले एक चिट्ठी आती है देश के नामी ग्रामी वकीलों की, करीब करीब 600 वकील होते हैं, उस चिट्ठी पे हस्ताक्षर करते हैं जो जुडिशियली अंडर थ्रेट सेफगार्डिंग फ्रॉम पॉलिटिकल एंड प्रोफेशनल फ्रेशर का शीर्षक के साथ एक चिट्ठी आती है। उसमें आरोप लगता है कि एक खास ग्रुप, एक विशेष ग्रुप इस भारत देश के न्यायपालिका को प्रभावित करके फैसला लेना चाहता है, इस देश में न्याय व्यवस्था को प्रभावित करना चाहता है, जुडिशरी के ऊपर एक थ्रेट है, एक खतरा है। इस तरह की बातें चिट्ठी के भीतर लिखी जाती है। वकीलों ने ऐसी चिट्ठी लिखी, ये अपने आप में सामान्य बात नहीं कह सकते। लेकिन वकीलों ने तब ये चिट्ठी नहीं लिखा जब 4 जजों ने इस भारत देश के जुडिशरी के इतिहास में पहली बार 12 जनवरी 2019 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की मजबूरी आ पड़ी थी। उन जजेस के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। तब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऐसी चिट्ठी नहीं लिखी, तब तक देश के 600 वकील सामने नहीं आए कोई लेटर लेकर के। आज कब आए? जब इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला आ गया तब आए। इलेक्टोरल बॉन्ड का काला कच्चा चिट्ठा रोज बरोज खुलते जा रहा तब आए। कारण क्या है? तो जब वकील सामने आ गए, ये मुद्दा देश में गंभीर हो ही रहा था, लोग डिकोड करने में इसको जुटे हुए थे, तो कहीं इसके पीछे किसी का इशारा तो नहीं है, किसी ताकतवर समूह का संरक्षण तो नहीं मिल रहा है वकीलों को, इस समूह को। आखिरकार इसी बीच कुछ ही घंटों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सारे वकीलों के ट्वीट को कोट करते हुए ट्वीट करते हैं और 5 दशक पहले के उस कथित प्रतिबद्ध डिवोटेड जुडिशरी की बात करते हैं और उसे कहा कांग्रेस ने जिस तरीके से न्यायपालिका को कब्जा करने की कोशिश की कि जनता उससे दूर होती चली गई और 140 करोड़ भारतीय इस देश के कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े नहीं है। सवाल जुडिशरी का था। वकीलों ने कोर्ट को लिखा कि एक विशेष ग्रुप, एक ग्रुप है जो न्यायपालिका के फैसले को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है दिन प्रतिदिन। प्रधानमंत्री को इसमें कूदने की क्या जरूरत आ गई? क्या इस देश के प्रधानमंत्री वकीलों से जुड़े हुए कोई मामले में कूद करके बयानबाजी करे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक्स यानी पहले ट्विटर, इसके ऊपर आकर के वो ट्वीट करे या कांग्रेस पार्टी या किसी दल पे चीटाकसी करे, तंज कसे? इससे क्या संकेत जाता है देश को? संकेत मैसेज यही मिलता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक कार्यक्रम में कहा, सुप्रीम कोर्ट का नाम लेते हुए क्या कहा, सुदामा और कृष्ण और चावल की बातें कहते हैं कि वो जमाना वीडियो कैमरे का होता, सुप्रीम कोर्ट का होता, तो उस समय उसको भी रिश्वत का नाम दे दिया जाता। इलेक्टोरल बॉन्ड के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला जब असंवैधानिक करार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया तो उसके बाद पूरा बवाल सुप्रीम कोर्ट के और सरकार के बीच ये बवाल शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा पाप कर दिया? कंपनी एक्ट में हेरफेर, उसको तोड़ा मरोड़ा गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को, बहुत सारी चीजों को उस इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए इसको बाहर किया गया। राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार जो देश की जनता का, उससे इलेक्टोरल बॉन्ड को बाहर रखा गया। जब ये सारी चीजें न्यायपालिका को असंवैधानिक लगा, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन लगा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स कोड ऑफ कंडक्ट का कहीं ना कहीं उपहास हो रहा हुआ दिखा, तो स्वाभाविक सी बात है ये असंवैधानिक करार तो देना ही था। सच बात तो यह कि इतना देर इसमें क्यों लगा? लेकिन जैसे ये मामला सामने आया उसके बाद से सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच ऐसा लगता है कि
तीखी बहस बढ़ती जा रही है। दस्तखत करने वाले वकीलों की प्रोफाइल और उनके नामों को देख करके आपको हंसी आ जाएगा। अभिषेक मनु सिंघवी उसमें नहीं होते हैं, उसमें कपिल सिब्बल नहीं होते हैं, उसमें प्रशांत भूषण नहीं होते हैं, लेकिन जो सारे वकील होते हैं उनका नाम देखिए। हरीश साल्वे, काफी प्रतिष्ठित वकील, जाने माने वकील, कई मौकों के ऊपर भारत सरकार की तरफ से पेश हुए वकील, वही हरीश साल्वे, जिन्हें उनके क्लाइंट ने कुछ दिन पहले ही झूठा साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसको शर्म आनी चाहिए इस मुद्दे को लेकर के। उनके क्लाइंट ने न्यायपालिका में जीत हार हो तो कोई बुरी बात है, एक प्रक्रिया किसी भी वकील के लिए, लेकिन कोई क्लाइंट अपने वकील को ही, एक जाने माने वकील को, देश के प्रतिष्ठित वकील को गलत साबित करने में लग जाए, इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। एसबीआई की तरफ से, भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के मामले में पेश हो रहे थे, कह रहे थे इतनी जल्दी डेटा नहीं दिया जा सकता, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक क्लिक में सब चीजें उपलब्ध है, ऐसी खबर है, एसबीआई ने 24 घंटे में डेटा दे दिया। यानी जिसको डिफेंड कर रहे थे हरीश साल्वे, जिसके बचाव में खड़े थे हरीश साल्वे, वो उस एसबीआई ने, उस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सारा डेटा 24, 48, 72 घंटे, 2-3 दिनों के भीतर इलेक्शन कमीशन को दिया, और आज पूरे देश के सामने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे वो डेटा उपलब्ध है। इस मुद्दे को लेकर के हरीश साल्वे के ऊपर चीज उठना साबित है, उनके क्लाइंट से उसे उठानी चाहिए था कि अब आपको पाला पलटना था। जब आपको सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए आप तैयार थे, तो हमें क्यों खड़ा कराया अपनी ओर से? क्यों अपनी ओर से कोर्ट में पेश होने पे मजबूर किया? मुद्दा तो वहां था, लेकिन वहां उन्होंने गुस्सा नहीं उतारा। सबके सामने इलेक्ट्रल बॉन्ड का फैसला सबके सामने, देश के सामने आ गया, और दिन प्रतिदिन खुलासा उसमें होते जा रहा कि किस व्यक्ति ने किसको कितना चंदा दिया, और यानी एक बात कर किसको कितना फायदा उस चंदे से के बदले में मिला, ये सब कुछ देश के सामने आ रहा है। कोई तो जेल जाने से बचने के लिए अप्रूवर बनता है, विपक्षी नेता को फंसाने के लिए भी गवाह बन जाता है, बयान देता है, ईडी ने बयान दर्ज करवाता है, उसके बाद जो ईडी के भीतर बयान दर्ज करवाने के बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड के मामले में पैसा भी देता है, पहले भी देता है, बाद में भी देता है, और अंततः एक मुख्यमंत्री यानी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है। एक इलेक्ट्रल बॉन्ड में एक खुलासा और इसके सामने आता है कि प्राइवेट बैंक जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा देता है, मोटी रकम सत्ताधारी दल को देता है, उसके बाद जो है अपने पक्ष में मनमाफिक नियम बनवाता है। ये सारी चीज देखें कि इस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है काम कराने के बदले में दी गई रिश्वत को लेजिटिमेट करने की प्रक्रिया एक प्रतीत होती है। वही दूसरे एक और वकील मनन कुमार मिश्रा होते हैं, 11-12 सालों से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन होते हैं। इस देश में वकीलों का सबसे बड़ा संगठन बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके चेयरमैन होते हैं। बिहार के गोपालगंज के रहने वाले होते हैं, वाल्मीकि नगर से बसपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, जवान भी गवा दी, आगे भी चुनाव लड़ने की मंशा रखते हैं, लेकिन चाहत इनकी पूरी नहीं हो पा रही। तो राजनीति करने की चाहत, चुनाव में लड़ने की चाहत बार काउंसिल में ही पूरा कर ले रहे हैं। उन्होंने भी दस्तखत किया है इस चिट्ठी के ऊपर, जो 600 वकीलों के दस्तखत है जिस चिट्ठी पे, उसमें हरीश साल्वे के अलावा मनोज मिश्रा भी है। और अगले वकील की बात करें तो एक अदिश अग्रवाल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चेयरमैन होते हैं। अदिश अग्रवाल ने कुछ दिनों पहले ही भारत देश के राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी को एक चिट्ठी लिखा था, एक लेटर लिखा था। उस लेटर में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्ट्रल बॉन्ड के हुए असंवैधानिक करार देते हुए जो मामला था, उसमें सारा डेटा पब्लिक डोमेन में जो आने का आदेश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चुनाव आयोग को जो सुप्रीम कोर्ट दिया था, उस पर रोक लगाने के लिए वो वहां तक पहुंच गए थे कि राष्ट्रपति अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर रोक लगा दी। और वो चिट्ठी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लेटर हेड पे लिख दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में इसे अपना पल्ला झाड़ लिया और साफ साफ उससे कहा कि व्यक्तिगत कैपेसिटी में उन्होंने चिट्ठी लिखा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का यानी सर्वोच्च न्यायालय का वकालत करने वाले वकीलों की संस्था का इस चिट्ठी से कोई लेना देना नहीं। एक पिंकी आनंद जैसे बड़े वकील का नाम सामने आता है। आखिरकार इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड ने ऐसा कर क्या दिया कि ऐसा करने की नौबत देश में आ गई, और वकीलों की चिट्ठी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट करे, उसको कोट करते हुए एक्स पर यानी पहले की ट्विटर पे कांग्रेस पार्टी को घेरे, तंज कसे। कितनी शर्मनाक बात होती है।
भारतीय 140 करोड़ भारतीय जनता की बात है। क्या है 140 करोड़ जनता की बात करने का चुनावी समय में, जब सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स का संरक्षक है, संविधान का संरक्षक है, सीआरपीसी आईपीसी जितने भी कानून है देश के भीतर इन सब का संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट। उस परिस्थिति में आप 140 करोड़ जनता की बात क्यों की जाती है? 140 करोड़ जनता की जिम्मेदारी आपकी होती है। 140 करोड़ जनता से आप इलेक्ट्रल बॉन्ड का डाटा छिपाना चाहते थे। 140 करोड़ भारतीय से बहुत तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के आप जानकारी नहीं देना चाहते। रफाल के मुद्दे पे जानकारी किस दी गई? डिफेंस का मुद्दा बताया गया। हिडेनबर्ग रिपोर्ट के ऊपर क्या कुछ हुआ देश ने सब देखा, सब कुछ देश के सामने है। सुप्रीम कोर्ट के 140 करोड़ जनता की बात करने की यहाँ पे जरूरत क्या है? 140 करोड़ जनता की ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पीछे दिखाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को अप्रत्यक्ष तरीके से कहीं धमकी चेतावनी तो नहीं दे रहे कि अरविंद केजरीवाल की जमानत नहीं होनी चाहिए क्योंकि जन्म तो उनके पीछे खड़ा। क्या यह कोर्ट को प्रभावित करने की एक प्रयास तो नहीं है? सरकार किसी भारत देश के भीतर न्यायपालिका को प्रभावित करे, सरकार किसी देश के भीतर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को या सुप्रीम कोर्ट को प्रभावित करने की कोशिश करे, निश्चित ही तौर पर व्यवस्था के भीतर कहते हैं ना फुफुंद लग गया है। इस बात को मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र ऑडिटोरियम यानी स्वतंत्र महालेखा परीक्षक, स्वतंत्र चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन और मानवाधिकार, सिविल सोसाइटी, ये इस भारत देश के भीतर और भारत देश की दुनिया के किसी भी लोकतंत्र के, एक स्वस्थ लोकतंत्र की सबसे बड़ी निशानी के तौर पे होते हैं। सरकार को इससे दिक्कत क्या है? राइट टू प्राइवेसी का मामला संविधान पीठ में जाता है। महाराष्ट्र के मामले पर इसी सुप्रीम कोर्ट के भीतर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब की अदालत में जो 2-3 बातें साफ होती है, आप उसमें देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार नहीं गिरा पाए, साफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कि किसी दल के आंतरिक मतभेद के मुद्दे के ऊपर राज्यपाल नहीं कह सकते किसी सरकार को फ्लोर टेस्ट के लिए जब तक कि कोई गुट या पार्टी समर्थन वापस ना ले। वो एक चिट्ठी ना यहां तक कहा कि वह परिपाटी बंद होनी चाहिए, उसको रोक लगा दी उसके ऊपर कि अध्यक्ष के खिलाफ, विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ या लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ यदि कोई विधायक या सांसद दल बदल करने से पहले अगर नोटिस दे देता है, उनकी निष्पक्षता के ऊपर संदेह जताता है, उनकी सुनवाई से अलग करने की परिपाटी चल रही हो, तो ये गलत है। वही स्पीकर सुनेंगे। जब ये दोनों बातें हो गई, हिमाचल प्रदेश के भीतर कोई भगत सिंह कोश्यारी नहीं बन पाया, हिमाचल प्रदेश के भीतर स्पीकर के खिलाफ नोटिस नहीं दिया जा सकता है, हिमाचल प्रदेश के भीतर विधायकों को तोड़ने के बावजूद सरकार नहीं गिराई जा सकी, क्या यही डीवाई चंद्रचूड़ साहब का गुनाह है? ये डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने इस भारत देश की जुडिशरी का रक्षा किया, संविधान का रक्षा किया, महाराष्ट्र के मामले पर, इलेक्ट्रल बॉन्ड के मामले पर, कई ऐसे अन्य मामले पर। तो क्या उनको घेरने के लिए अब चुनावी साल के भीतर जैसे जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड का डेटा देश के सामने आ रहा है, कोई गेमिंग कंपनी, कोई दवा कंपनी जिसके सैंपल्स फेल हो रहे हैं, उसके जांच कहां तक पहुंची है, दबा दी गई, लोग भारत देश के लोगों को कुछ नहीं पता, लेकिन वो कंपनी इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीद रही है, दे रही है, वो जीवन रक्षक दवाएं बना रही है। कार्रवाई कहां से हुई है, किस ढंग से की जा रही है, ये पूरा भारत देश को पता है। क्या यही सब कुछ करने के लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड्स लाया गया था? और क्या यही सब इस भारत देश का जुडिशरी होने देती? प्रशांत भूषण कुमार अपने ट्वीट पे हरीश साल्वे पे निशाना साधते हुए एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। प्रशांत भूषण की कही हुई बातें कितना सत्य कितना गलत है नहीं पता, लेकिन बकौल प्रशांत भूषण और उनका ट्वीट जो है कि पनामा पेपर के मामले में कथित संलिप्तता हरीश साल्वे की है, तो हरीश साल्वे का उन्होंने जिक्र कर दिया और इसी कारण से वो सरकार के पक्ष में करे ऐसा इशारा वो करते हैं। आखिर जो वकील इस भारत देश के भीतर राम जेठमलानी को कोई अपने पक्ष में खड़ा नहीं कर पाया, इस भारत देश में तमाम बड़े वकीलों को सत्ता कभी झुका नहीं पाई, यही पनामा पेपर्स का मामला है। नवाज शरीफ का पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया इसके भीतर। भारत देश के भीतर क्या हुआ पनामा पेपर्स के ऊपर? प्रशांत भूषण की बात कही गई, अगर सत्यता हो या फिर ना हो, हरीश साल्वे उसके भीतर हो शामिल या ना हो, लेकिन कुछ लोग तो जरूर होंगे, और जो होंगे उनकी जांच क्यों नहीं की जाती है? क्या इतने प्रभावशाली लोग हैं? न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा कर देना, न्यायपालिका के ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सवाल उठा देना, और उस सवाल उठाने वाले समूह को प्रधानमंत्री का संरक्षण हासिल होना। संरक्षण इसलिए भी क्योंकि प्रधानमंत्री उसको समर्थन करते दिखे, तो उस समर्थन को चूंकि ताकतवर और रसूखदार पद पर, भारत देश के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति हो, तो इसको संरक्षण ही कहा जाता, क्योंकि इस प्रकार का संरक्षण जो है
यदि न्यायपालिका के खिलाफ अगर बोल रहे, यदि न्यायपालिका को एक समूह विशेष से, एक विशेष समूह से प्रभावित लोगों से घिरे होने का आरोप लगाने वाले पत्र को प्रधानमंत्री की सहमति या समर्थन होना, इससे खराब बात इस भारत देश के लोकतंत्र के लिए नहीं हो सकती। संवैधानिक उपचारों के तमाम उपलब्ध है, लेकिन इस न्यायपालिका में किसी जज का आचरण खराब है। महाभियोग जैसी व्यवस्था है, कई जजों पे महाभियोग आया, रामास्वामी स्वामी पे पारित नहीं हुआ, लेकिन कई जजों पर पारित हुआ। कई मतलब इस तरह की हमारे देश के भीतर न्यायिक व्यवस्था है। 600 वकीलों के लेटर के ऊपर लोकतंत्र बचाने के नाम पर, जुडिशरी बचाने के नाम पर और वर्ग विशेष से प्रभावित न होने के नाम पर 600 वकीलों के पत्र को प्रधानमंत्री की सहमति, एक बहुत चिंतित तस्वीर लोकतंत्र के महापर्व चुनाव के दौर में, भारत देश में चुनाव के दौर में इस तरह की बातें, निश्चित तौर पे इसके कोई उपाय नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस चीज से बचना चाहिए। प्रधानमंत्री किसी दल का नहीं, देश का होता है, और उस पद पे बैठे हुए व्यक्ति को इस बात जरूर पता होना चाहिए। देखते रहिए, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।